हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज हम लोग की फिजिक्स की क्लास चल रही है एंड यू नो कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है ऑप्टिक्स। ओके, क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। सो लेक्चर हम जो लोग रन करेंगे क्लास 12th ऑप्टिक्स का पार्ट आगे बढ़ाएंगे। कल हमने काफ़ी कुछ कर लिया था, आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो कल हमने आपको मेनली रिफ्रैक्शन पढ़ाया और रिफ्लेक्शन बताया, जिसमें रिफ्रैक्शन में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी लाइट फर्स्ट मीडियम n1, जिसको हम म्यू वन बोलते हैं, से सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके n1 और n2 है फर्स्ट और सेकेंड मीडियम के, आती है तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और जिसमें हमने कल आपको बताया, आपको मैंने n21, जिसको आप n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। क्लियर बेटा? और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, मतलब लाइट की स्पीड जो होती है VRARE रेयरर मीडियम में ज़्यादा होगी, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी बच्चों? कम होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी कि नहीं आई थी? ठीक ना? इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि देखिए, आपने जो फॉर्मूला लिखा है n21 का, दैट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, दैट इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। क्लियर? तो यहां से देखने को समझ में आ रहा है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए v1 अपॉन v2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 है, मतलब v जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कह सकते हो कि v जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर हो गया? यस। सेकेंड थिंग, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इस वजह से v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, लाइट की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? अगर आप वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें, वेवलेंथ का, तो आप जानते हैं विबग्योर, 7 कलर जो होते हैं स्पेक्ट्रम में, विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम में, विबग्योर YO, विबग्योर GYOR। क्लियर है बेटा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटा? तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, और लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा तो इसमें स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, वी इंक्रीज करेगी। क्लियर हुआ? यस। तो ये एक बात मैं आपसे कहूं कि दो लाइट है, एक है वॉयलेट कलर की और एक है रेड कलर की। तो बेटा वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा? रेड कलर का। और रेड कलर के चलते स्पीड भी ज्यादा किसकी होगी? रेड कलर की। ठीक है ना? यस। सो स्पीड ऑफ वॉयलेट कलर, यहाँ पे भी वॉयलेट कम होगा, और रेड कलर की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है? यस। तो मीडियम में जो स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ चेंज होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उस पर स्पीड भी ज्यादा होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बाकी सारी बातें हमने आपको रिफ्रैक्शन में कल बता दी थी। तो अलग अलग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग स्पीड पाई जाती है, यही कारण है, दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये देखिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आज का टॉपिक। व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। क्लियर है बेटा? लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसकी वजह से आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। नोट, as a ray of light move from medium 1 to medium 2, wavelength changes but its frequency remains constant। कल बताया था कि वेवलेंथ बदलती है, स्पीड बदलती है, मगर फ्रीक्वेंसी कभी
नहीं बदलती। क्लियर। नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लाइक आपके पास कोई मीडियम है वाटर, तो ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसे आप एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एन वाटर अपॉन एन एयर। क्लियर। एन वाटर अपॉन एन एयर। और यदि स्पीड के मामले में बात की जाए तो ये बन जाएगा वी एयर अपॉन वी वाटर। क्यों? क्योंकि उल्टा चलता है ना। तो वी एयर अपॉन वी वाटर। क्लियर। सो एयर की स्पीड कितनी होती है? सी। सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वी वाटर। क्लियर हो जाएगा बेटा। तो ये आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वी वाटर। जो भी होगी आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। क्लियर। तो यदि आप किसी भी मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, एन मीडियम, सो दैट कैन बी रिटन एज एन मीडियम का एब्सोल्यूट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल्स टू एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो ये बन जाएगा वी एयर अपॉन वी मीडियम। वी एयर में स्पीड होती है सी और मीडियम की स्पीड वी मान लीजिए, तो क्या बन गया? सी अपॉन वी। क्लियर। यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा सिंबल क्या होता है बेटा? म्यू। तो इसको हम म्यू से भी दिखा सकते हैं। क्लियर। सो म्यू किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे म्यू एम कह लो, चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एम कह लो। क्लियर। या एन एम विद रिस्पेक्ट टू एयर कह लो, दैट इज इक्वल्स टू एन एम अपॉन एन एयर, दैट इज इक्वल्स टू वी एयर अपॉन वी मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू सी बाई वी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? सी अपॉन वी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा सी अपॉन वी। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये यहाँ तक हमारा रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 12th की पढ़ाई। सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यस, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हेडिंग बना लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो सबसे पहले बाहर बाहर से देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है बेटा कि अगर आप, यदि लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ऊपर है मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। क्लियर। तो बेटा इस पेयर ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बनेगा? ये बनेगा n21, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि 1 से 2 में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दिस इज इक्वल्स टू n2 बाई n1। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? n2 बाई n1 बन जाएगा। इसे आप नंबर 1 दे दीजिए। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे एक मिरर लगा दें तो लाइट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, बिल्कुल। क्लियर। और लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करते हुए जहां से आई थी वहीं से वापस चली जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? तो अब पहली लाइट कहां से आई थी? 1 से लेके 2 में आई थी। क्लियर। तो आपने n21 लिखा था। अब लाइट कहां से कहां जा रही है? 2 से लेके 1 में जा रही है। क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर। सो n12, तो पहले 2 में थी फिर 1 में गई, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, क्योंकि बाद वाला अपॉन पहले वाला होता है, तो सेकेंड वाले में बाद वाला फर्स्ट हो चुका है क्योंकि सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्लियर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, n21 लेफ्ट और 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें। सो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में n21 मल्टीप्लाई बाई n12। क्लियर। तो n21 की वैल्यू कितनी आई थी? n2 अपॉन n1, और n12 की वैल्यू है n1 अपॉन n2। यस और नो? यही आई है ना बच्चों? n2 से n2 कैंसिल, n1 से n1 कैंसिल, क्या आ गया? n21 इंटू n12 इक्वल्स टू 1। क्लियर कि नॉट क्लियर?
मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ n12 फर्स्ट का सेकेंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर? यस। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, मैं यदि मुझे बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर कि नॉट क्लियर? यदि मुझसे कहीं कहे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 1.33, आप हमें बताइए कि एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, एन एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया। तो मैं क्या रूल लगाऊंगा, दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, एन जी ए मल्टीप्लाई बाई एन एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास शुड बी इक्वल टू 1। होगा कि नहीं होगा बच्चों? अभी पढ़ा रेसिप्रोकलिटी से हम लोग। अब यहाँ पे एन जी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.33 इंटू एन एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.33। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हुआ? यस। याद रखिएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सिंबल हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि n12 को फिजिक्स में 1 μ2 भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब राइट कहाँ जा रही है, n12 है ना, सॉरी n21 को बोलेंगे बेटा, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है बेटा? हाँ, तो n21 कितना बनेगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू n2 बाई n1। क्लियर? n2 बाई n1, ठीक है ना। और 1 μ2 इसी बात को हम 1 μ2 से बोलते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। दोनों में कंफ्यूज ना होए, दोनों एक ही चीजें हैं, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। क्लियर है? ये म्यू का सिंबल है और ये एन का सिंबल है। ठीक है बेटा? हाँ, दोनों का मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है दोनों का मतलब। क्लियर? तो यदि मैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकलिटी को एन के केस में मैंने बात करी थी, तो मैंने क्या बात करी, n12 इंटू n21 इक्वल्स टू 1 होता है, यही बताया ना मैंने। यदि इसी चीज को मैं म्यू के केस में देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 μ1 इज इक्वल्स टू कितना, 1। क्लियर है बेटा? 1 μ2 इक्वल्स टू 2 μ1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकलिटी। चलिए थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, नॉट रेसिप्रोकलिटी, रिवर्सिबिलिटी of light state that when the final path of a ray of light after suffering any number of reflections and refraction is reversed, the ray retrace its original path। जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को ये वापस करके चली जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? है ना, कितने भी मीडियम हो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कितने भी मीडियम होंगे, अगर आप रिफ्लेक्शन करा देते हैं उस लाइट का, फाइनल लाइट जो है, तो वो अपने जिस पाथ से आई थी उसी को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम 1 है जिसका नाम रेयरर है, सेकेंड मीडियम डेंसर है। तो रेयरर से डेंसर की ओर जाने वाली रे क्या हो जाती है बेटा, झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ। यस, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट यहाँ आपने मिरर लगा दिया। सो क्या कंसेप्ट पढ़ा हम लोगों ने, n21 मल्टीप्लाइड बाई n12 इक्वल्स टू 1, दैट इज n21 इक्वल टू 1 अपॉन n12। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए, इसका फायदा क्या है बेटा, इसका फायदा ये है कि हम कभी भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर हमको ए म्यू जी दिया हुआ है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई जी म्यू ए इक्वल्स टू कितना, 1। सो जी म्यू ए इक्वल्स टू 1 अपॉन ए म्यू जी। डन बेटा? मतलब एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा दैट इज विल बी 1 अपॉन ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? बिल्कुल कंफ्यूज ना हो बच्चों, याद रखिएगा n21 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 होता है। इसी सिंबल को बदल करके म्यू की फॉर्म में कर दिया गया है। तो लाइट 1 से चली 2 में गई,
सो इट इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। समझ गए? n2 और म्यू टू दोनों एक ही चीजें हैं। क्या है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है बेटा? और n1 और म्यू1 एक ही चीजें हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्लियर? इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। कोई समस्या तो नहीं बच्चों? तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया आपको। चलिए अगला है टॉपिक। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हाँ, अब हम देखते हैं कि ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है तो आपको कुछ अच्छी फिनोमेनन देखने को मिलती है। वो क्या है? आपने देखा होगा बेटा, कभी घर में कोई ग्लास स्लैब हो या कोई कांच का कोई पेपर वेट हो इस तरीके से, और अगर आप उस ग्लास स्लैब के नीचे न्यूज़ पेपर रख दो या कुछ लिखा हो इसके अंदर, तो आपको देखा होगा वो एग्जैक्टली वो शब्द आपको नीचे नहीं दिखाई देगा बल्कि थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ये सो नो? हल्का सा हवा में दिखाई देता है। ये सो नो? हाँ, ठीक है ना? तो मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन और एपरेंट पोजीशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हाँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल और एपरेंट के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमको अभी पढ़ना है, ठीक ना? कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। आइए देखते हैं, डायग्राम बनाइए मेरे साथ में। सो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक्चुअली पहले मैं इसकी फिनोमेनन आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप ग्लास स्लैब से लाइट डालते हैं तो कुछ ये होता है। ये देखिए बेटा, ये आपकी ग्लास स्लैब है, कांच की पट्टी का, कांच का एक गुटका है आपके पास में, जनरली क्यूबॉइडल शेप में होता है कि नहीं होता? क्यूबॉइडल शेप में ऑफिस वगैरह में इसका इस्तेमाल पेपर वेट के रूप में किया जाता है। तो ये ग्लास स्लैब है बेटा। बाहर का मीडियम क्या है बेटा? एयर। अंदर का मीडियम क्या है? ग्लास। और फिर से बाहर का मीडियम क्या है? एयर। मतलब एयर और एयर के बीच में ग्लास रखी हुई है। ठीक है बेटा? अब चलिए हम बनाते हैं, कुछ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंसिडेंस होता है। तो ये हमने सबसे पहले नॉर्मल सेट कर लिया। ठीक है? ये देखिए कोई इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे आ गई, इसको मैं व्हाइट कलर में लेता हूँ। ये इंसिडेंट रे आपके पास में आ चुकी है जिसका इंसिडेंस एंगल है आई। क्लियर? क्योंकि एयर एक रेयर मीडियम है और अंदर का मीडियम डेंस है। बेटा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? म्यू एयर, राइट, जिसको आप एन एयर भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास होगा जिसको आप ए एन ग्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है? और इसके बाहर फिर से मीडियम रेयर हो जाएगा जिसे आप म्यू ए इक्वल्स टू एन एयर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? याद रखिएगा एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर आई एंगल से लाइट आई है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ऊपर का मीडियम रेयर है और अंदर का मीडियम डेंस है। ग्लास क्या होगा? डेंस होगा। क्लियर? तो इस तरीके से लाइट यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन एंगल बनाएगी जिसका नंबर नाम होगा R1 ले लो। क्या ले लिया अपन ने? R1। ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर से नॉर्मल बनाइए। ये नॉर्मल आपने बनाया। ठीक है? अब नॉर्मल में फिर से यहाँ पे एक नया इंसिडेंस बनेगा। तो अगर ऊपर वाले का नाम मैंने I1 ले लिया तो यहाँ पे नया इंसिडेंस क्या हो जाएगा बेटा? I2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और लाइट कहाँ डेंसर से रेयरर में आ जा रही है तो अगेन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा आप इंसिडेंट रे को देखें तो इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से जा रही थी कि नहीं जा रही थी ओरिजिनली? यस और नो? मतलब ये जो है जिसको हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, रे। क्लियर बेटा? और फाइनल जो बाहर जा रही है इसका नाम होता है इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इमरजेंट रे। दोनों के बीच में आपको एक जबरदस्त शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मतलब जाना यहां था और जा यहां रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है,
इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल शिफ्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये जो शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके बेटा? हाँ, तो ये जो शिफ्ट होता है, ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। हमको अपने आने वाले डेरिवेशन में इसी लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट करना है कि ये लेटरल शिफ्ट कितना होता है। ठीक है बच्चों? ये लेटरल शिफ्ट कितना हुआ करता है, आपको ये कैलकुलेट करना है। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, एक बात ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे R1 और I2 इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे R1 बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? I2 क्या बन रहा है? I2। तो R1 और I2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। बोलिए यस और नो। बेटा ये जो एंगल है, इसे ई के नाम से बोला जाता है, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। अच्छा, तो ये वाली लाइन एक्सटेंडेड रे, इंसिडेंट रे, और ये वाली लाइन आपस में क्या होती है बेटा? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। ये आने वाली लाइन, शुरू में इसका नाम ले लो आप, ए बी ले लो, और इसका नाम एम एन ले लो। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं? दोनों रेस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्लियर हो गया ना? हाँ, ठीक है ना, दोनों रेस क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? यस। बस आपको शिफ्ट मिला है, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। चलिए, तो लेटरल शिफ्ट की हम बात करते हैं या लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यस। तो ये डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले ये आपके पास में टी थिकनेस का एक ग्लास स्लैब है। ठीक है बच्चों? टी थिकनेस का ग्लास स्लैब है। बाहर का मीडियम एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लिख लो या एन ए लिख लो। अंदर का मीडियम डेंसर ग्लास है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी लिख लो या एन जी लिख लो। और अगेन बाहर लाइट आ जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से एयर का काउंट होगा, म्यू ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसमें कोई लाइट आती है नॉर्मल से I1 का एंगल बनाते हुए, ये आपका नॉर्मल है बेटा, राइट? तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ओरिजिनली लाइट को तो ऐसे जाना था। बोलो, जाना था कि नहीं जाना था? बट लाइट जो है बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा झुक जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बनाएगी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा अगर एक एंगल टोटल का यहाँ पे बाहर I1 है और उसमें से R1 निकल गया, तो ये छोटा वाला एंगल क्या I1 माइनस R1 बचा कि नहीं बचा? ये छोटा एंगल क्या बचा? I1 माइनस R1। ये सुनो, क्योंकि ऑल टोटल I1 था, इसमें से R1 हट गया, तो ये बच गया I1 माइनस R1। क्लियर? फिर ये लाइट यहाँ पे आई दूसरे फेस में, अगेन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ और फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट एक इंसिडेंस एंगल बनाएगी I2। क्लियर कि नॉट क्लियर? और I2 के बाद ये लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना बेटा? क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर के R2 एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गई। क्लियर हो गया? यस। यदि आप यहाँ पे एक मिरर रख देते हैं, तो रिवर्सिबिलिटी से सेम प्रोसेस लाइट अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाती है। ठीक है बेटा? चलिए। हाँ, हाँ, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, जो फाइनल इमरजेंट रे हैं, वो दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट पहले से रहेंगे। एक कौन सा? नंबर वन, R1 इक्वल टू I2। क्लियर कि नॉट क्लियर? R1 इक्वल टू कितना? I2, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, R1 और I2 दिख रहे हैं आपको? यदि नहीं दिख रहे हैं तो ये देखिए, ये R1 है और ये I2 है। ठीक है? इसके अलावा I1 किसके इक्वल होगा बेटा? I1 जो होगा वो R2 के इक्वल होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था I और E इक्वल होते हैं, याद आया ना आपको? तो ये I1, ये जो रे है, ये पैरेलल निकलेगी इसके। ठीक है ना? फाइनल रे पैरेलल है, बस शिफ्ट हो गया है, तो I1 और R2 दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। यस।
अब आ जाइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये है और इंसिडेंट रे ये वाली है, इसके बीच का ये जो शिफ्ट कहलाता है, जो आपको फिलहाल यहाँ पे के एल की फॉर्म में दिख रहा है, के एल डैश, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आ जाइए, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपके पास में एक ट्रायंगल है एन के एल डैश। देखिए यहाँ पे राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये एन है, ये के है, और ये परपेंडिकुलर इस पे पड़ा हुआ है, ये एल डैश है। क्लियर बेटा? तो इस एंगल के लिए हम साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा की जगह क्या है? आई वन माइनस आर वन इक्वल टू परपेंडिकुलर के एल डैश अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा? एन के हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्लियर? तो के एल डैश अपॉन एन के हो गया हाइपोटेनस। क्लियर? ओके। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको एन के निकालना है, तो हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बेटा। दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल एन एंड एस के। कौन सा ट्रायंगल बेटा? ये वाला ट्रायंगल। देखिए फिर से इसको ब्लू कलर से मैं दिखाता हूं आपको, एन एंड एस के। ठीक है बेटा, ये आपने ले लिया। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? क्योंकि आपको एन के चाहिए है, ठीक है ना? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कॉस आर वन इक्वल टू बेस। बेटा ये इसके लिए बेस बन जाएगा। एंगल से चिपकी हुई साइड को क्या बोलते हैं? बेस। अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट, वो हाइपोटेनस होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो cos r1 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एन एन डैश अपॉन एन के। क्लियर? सो एन के ऊपर जाएगा और cos r1 नीचे आएगा, तो एन के इक्वल टू हो गया एन एन डैश अपॉन cos r1। बताओ होगा कि नहीं होगा? एन एन डैश अपॉन cos r1, और एन एन डैश की वैल्यू क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लैब टी, तो टी अपॉन cos r1। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में? एन के की वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा? नाउ अब फर्स्ट इक्वेशन से देखिए आपके पास में क्या है? साइन आई माइनस आर वन, साइन आई वन माइनस आर वन, यही है ना बेटा? साइन आई वन माइनस आर वन इक्वल टू कितना था बेटा? के एल डैश अपॉन एन के एल डैश अपॉन कितना? एन के। क्लियर? के एल डैश क्या है बेटा? के एल डैश अपना शिफ्ट है, लेटरल शिफ्ट। तो के एल डैश जो निकालना है हमको, दैट इज इक्वल्स टू एन के मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ आई वन माइनस आर वन। बोलिए सर नो। और एन की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, एन की वैल्यू ये देखिए, एन की वैल्यू हमने निकाली है टी अपॉन कॉस आर वन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दें, तो टी अपॉन कॉस आर वन ब्रैकेट में साइन ऑफ आई वन माइनस आर वन। समझ में आ गया? तो ये हो गया लेटरल शिफ्ट। समझ गए? इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। बन जाएगा। टी 10 क्यों हो जाएगा बेटा? टी तो इसकी हाइट है ना बेटा। हम्म। देखिए साइन और कॉस तब टेन होते हैं जब दोनों सेम एंगल के लिए होते हैं। ऊपर वाले का एंगल अलग है, नीचे वाले का एंगल अलग है, तो इसलिए दोनों सेम नहीं हो सकते। डन? चलिए इसको नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, अब एक बार फिर से हम ग्लास स्लैब पर वापस आते हैं, और इस पे मैं आपको, ये ग्लास स्लैब है, ऊपर का मीडियम एयर है, नीचे का मीडियम अंदर का ग्लास है, और बाहर का मीडियम फिर से क्या है? एयर है। हमको ये शो करना है कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो होती हैं पैरेलल होती हैं। तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम बनाइए। ये देखिए यहाँ पे एंगल क्या होगा? इंसिडेंस एंगल आई होगा, ये रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा आर वन, फिर यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो चूंकि ये आर वन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना हो जाएगा बेटा? आर वन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और फाइनल एंगल
रे जो है इस तरीके से चली जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट वाली एक्चुअली आ ऐसे रही थी, तो इसको हमको डॉटेड बनाना पड़ेगा, मतलब ये हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, बट ये रियल टाइम रे है, और सपोज हमने एंगल ई मान लिया। क्लियर बेटा? अब हम यहाँ पे क्या प्रूफ करने वाले हैं? हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रूफ कि I इक्वल्स टू ई। अभी तक हमने बताया था कि एंगल आई इंसिडेंस एंगल इमरजेंट एंगल के इक्वल होता है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो लाइट रे है वो एयर से लेके ग्लास में जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे? ए म्यू जी, ए म्यू जी, है ना? मतलब एयर से लेके ग्लास में, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? म्यू जी अपॉन म्यू एयर, दैट इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर वन। बताइए होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट नंबर दे दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ से सेकंड वाले में आ जाइए। ये पहला रिफ्रैक्शन आपने यहाँ पे देख लिया फर्स्ट पॉइंट पे, यस और नो? अब सेकंड फेज पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो ग्लास से एयर में हो रहा है ना? मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही? ग्लास से एयर में। तो आप क्या लिखेंगे? जी म्यू ए। पहले क्या लिखे थे? ए म्यू जी, मतलब एयर से ग्लास में। और फिर अब क्या लिखेंगे? जी म्यू ए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बेटा आप एन में भी चल सकते हो, है ना? अगर एन में चलोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना? एन आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए जी, है ना? जैसे आप लिखते रहे n12, तो दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी n21 लिखते थे वहां, तो n2/n1। तो मेरे को n वाला कठिन लगता है बेटा, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं n नहीं फॉलो करता हूँ। और आपके बुक में भी ज्यादातर म्यू में ही बातें होंगी, तो म्यू में ही क्यों ना चला जाए। सो ये बन जाएगा बेटा म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास। ये सोनो एम्यू जी का मतलब जा रही है एयर में, मतलब सेकेंड मीडियम एयर है और फर्स्ट मीडियम ग्लास है। दैट इज इक्वल्स टू, बेटा क्या हो जाएगा देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा? R1। और सेकंड क्या है बेटा? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई हो रहा है। यस और नो? अब अगर आप ए म्यू जी में जी म्यू ए का मल्टीप्लाई कर दें, ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई जी म्यू ए, बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ए म्यू जी की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन आई अपॉन साइन R1, साइन R1। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जी म्यू ए की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? साइन R1 अपॉन साइन ई। यस और नो? साइन R1 अपॉन साइन R1 से साइन R1 क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर? ए म्यू जी और जी म्यू ए मैंने अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था। ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई जी म्यू ए कितना होता है? 1। भूल गया क्या? अरे यदि भूल गया है तो आप इसको लिख सकते हो म्यू जी बाई म्यू ए, और इसको लिख सकते हो म्यू ए बाई म्यू जी इक्वल्स टू कितना? 1। म्यू ए से म्यू ए कैंसिल, और ये कैंसिल। यस और नो? तो ये 1 हो जाएगा इस तरफ लेफ्ट में, और यहाँ पर क्या बच गया? साइन आई अपॉन साइन ई। क्लियर बेटा? सो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन ई किसके इक्वल हो जाएगा? साइन आई के इक्वल, राइट? साइन को एलिमिनेट कर दीजिए तो कितना हो गया? आई इक्वल टू ई। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यही हमें प्रूफ करना था कि जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। क्लियर? और आई और ई के इक्वल होने का फायदा क्या है? कि जिस एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल लाइट बना के आ रही है, उसी एंगल से बाहर निकल रही है नॉर्मल से। यस और नो? मतलब इंसिडेंट रे और फाइनल इमरजेंट रे आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा ना? तो ये हो गया बच्चों आपका डेरिवेशन आई इक्वल टू ई के लिए। क्लियर है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अगला डेरिवेशन है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है? हाँ। और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल शिफ्ट भी आएगा। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि रियल डेप्थ क्या होती है, एपरेंट डेप्थ क्या होती है, और नॉर्मल शिफ्ट भी क्या होता है। ठीक है? चलिए समझिए इसको इस तरीके से। चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक बना लीजिए रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। ठीक है बच्चों? अच्छा, आपने कभी महसूस किया होगा अपनी लाइफ में कि अगर आप किसी पानी
के टब में एक सिक्के को डाल दो, पानी के टब में आपने सिक्के को डाला, तो डेफिनेटली बेटा पानी तो, सिक्का तो नीचे ही जाएगा। यस और नो? तो सिक्के की जो ये रियल डेप्थ होती है इसे एच बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये एच होती है। बट सिक्का याद होगा आपको बेटा, कभी सिक्का आपको नीचे नहीं दिखाई देता है, सिक्का आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है पानी में। देखा है कि नहीं देखा आपने? हाँ। तो मतलब जो सिक्का वास्तविक में जितना नीचे है उतना नहीं होता है, उसके जो उसका जो व्यू बनता है, उसकी जो इमेज बनती है, वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो जहां पे वो दिखाई देता है, उस डेप्थ को बोलते हैं हम एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं बेटा? एपरेंट डेप्थ। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जहां पे वो एक्चुअल होता है वो उसकी रियल डेप्थ होती है। सेम बच्चों मछलियों के साथ होता है। आप मछलियों को उसकी सही जगह पे नहीं देखते हैं, मछलियां एक्चुअली जहां होती हैं उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती हैं। ठीक है ना? यही कारण है कि कोई भी इंसान हाथ से मछलियों को नहीं पकड़ सकता है। वो सोचे कि मैं यहाँ पे झपट्टा मारूंगा और पकड़ लूंगा, नो वे, पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ। क्योंकि आपको वो हमेशा थोड़ी सी ऊपर हाइट पर दिखाई देंगी, वो आपको अपेरेंट डेप्थ पे दिखाई देंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये जो जितना शिफ्ट कहलाता है वो कहलाता है नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहलाता है? नॉर्मल शिफ्ट। मतलब कितना चेंज आ गया, इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बेटा एच क्या हो गई? एक्चुअल डेप्थ हो गई आपकी। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक्चुअल डेप्थ। एच डैश क्या हो गई बेटा आपकी? एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ। ठीक है ना? और जो एच माइनस एच डैश होता है, मतलब वास्तव में और इसके बीच का अंतर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल इसलिए क्योंकि जो भी शिफ्ट होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर बेटा? आपको रटवाने के लिए केवल मैं बता देता हूं कि जो बेटा अपरेंट डेप्थ होती है वो ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाई होती है म्यू। ठीक है? ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू किसका? मीडियम का। म्यू किसका? मीडियम का। या वन म्यू टू लिख लो, मतलब मीडियम वन से लेके टू की तरफ। क्लियर? अब विद रिस्पेक्ट टू अगर एयर होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी की बात कर रहे हो, तो एच अपॉन फर्स्ट मीडियम एयर होता है और सेकेंड मीडियम ग्लास होता है। बोलो यस और नो? और ए म्यू जी को आप क्या बोलेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू एयर? तो म्यू जी ही तो कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बोलिए यस कि नो? भाई ए म्यू जी का मतलब म्यू ग्लास ही तो होगा ना, क्योंकि भाई म्यू, भूल गए लगता आप, फिर से बच्चों। तो ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू एयर होता है, और म्यू एयर की वैल्यू वन हो जाती है ना बेटा। कई बार तो बताया भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर काउंट होता है, राइट? सो बेटा यहाँ पे म्यू जी आ जाएगा। मतलब यदि आप ग्लास की बात कर रहे हो, तो एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच अपॉन म्यू ग्लास। अगर आप पानी की बात कर रहे हो, तो एच डैश इक्वल टू एच अपॉन हो जाएगा क्या? म्यू वाटर। क्लियर हो गया? हाँ। तो बच्चों ये तो मैंने एच डैश का फॉर्मूला आपको ऐसे रटने के लिए बता दिया कि कभी भूल जाओ, तो एच डैश इक्वल टू एच अपॉन म्यू, याद रखे रहना। बट अब हमको जो इसको डिराइव करना है, आइए इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है ना? तो सिचुएशन सबसे पहले देख लेते हैं। अ वाटर टैंक अपीयर्स लेस डीप देन व्हाट इज एक्चुअली इट इज। मतलब वाटर टैंक जो होता है वास्तव में जितना गहरा होता उतना नहीं दिखाई देता, उससे थोड़ा सा कम गहरा दिखाई देता है। क्यों? रीजन वही है, जैसे सिक्का ऊपर दिखता है ऐसे टैंक का जो लेवल होता है वो भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्लियर? एंड दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो होता है ये लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक? प्रूफ। सपोज ओ इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, टेन एक्चुअल डेप्थ ओ ए। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, जिसकी एक्चुअल डेप्थ माय डियर ओ ए है। ये देखिए ए इसका वाटर का सरफेस है। क्लियर बेटा? तो ये इसकी रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ कहलाएगी बेटा यहाँ पे। तो रियल डेप्थ को इन्होंने क्या ले लिया है? एक्स ले लिया है। मैं अक्सर एच लेता हूँ, तो एक्चुअल डेप्थ को मैं एच लिया करता हूँ। ये हो गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब देखिए यहां से ये चलने वाली जो रेज है, ये इसके आंखों तक, ये यहाँ पे बैठा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, कोई सिक्का है या कुछ भी है, ये यहाँ से चलने वाली रेज इस ऑब्जर्वर की आंखों तक कैसे पहुंचती है, इस प्रक्रिया को समझिए आप।
ठीक है बेटा। हाँ, सो सपोज O इज द रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट एट एन एक्चुअल डेप्थ OA बिलो द सरफेस ऑफ वाटर XY। ये XY बेटा सरफेस ऑफ वाटर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो बेटा होता क्या है। सबसे पहले बेटा एक रे जो होती है उस ऑब्जेक्ट से नॉर्मली ऊपर की ओर निकाल दो। और आपको पता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो रेज सीधे सीधे ऊपर निकल जाएंगी। बताइए यस कि नो? सो ओ ए से होते हुए ए डैश की तरफ ये रेज निकल गई बिना किसी प्रॉब्लम के। नो रिफ्रैक्शन अकर्स। क्लियर? हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जैसे ये नॉर्मल है, तो अगर आप रेस को नॉर्मल पे गिरा दें तो रेस डेविएट नहीं होगी, ना तो ऊपर ना तो नीचे ना दाएं बाएं, सीधे रेस निकल जाएगी। क्लियर? हम्म। अब देखिए एक तो ये रेस चली गई, दूसरी रे को बहुत आराम से देखिए। जो दूसरी रे है वो इस इधर से यहां पर गई। क्लियर बेटा? तो देखिए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। यस और नो? और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ग्लास, सॉरी वाटर होगा, ग्लास थोड़ा ना है ये, पानी है ये तो। सो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू वाटर और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू एयर। तो डेंसर से रेयर जा रही है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल माय डियर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल आर। क्लियर बेटा? अब ध्यान से देखिए ये एंगल आई है, तो ये एंगल आई बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भाई, जेड शेप बन रहा है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट? और ये जो जा रही है रे, इसको हमने पीछे की ओर एक्सटेंड किया, तो पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर दो रेज मीट हो गई, दो रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पे मिल गई। तो बताइए एक वर्चुअल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, तो ये जो है ये इस ऑब्जेक्ट ओ की वर्चुअल इमेज है। तो अब जो इंसान को दिखाई देगी आंखों से इमेज, यहाँ पर जो इंसान देख रहा है वो एक्चुअली अपनी लाइन ऑफ साइट में इस वर्चुअल इमेज को देखेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बनेगी इसकी एपरेंट डेप्थ, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है वाई। क्लियर हो गया? मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट नीचे होता है रियल डेप्थ पे, बट उसको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर एपरेंटली दिखाई देता है, और वो डेप्थ वाटर लेवल से कहलाती है एपरेंट डेप्थ। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे इस एपरेंट डेप्थ को हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि एपरेंट डेप्थ कितनी है। क्लियर है? तो ये सारी वर्किंग जो मैंने आपको पढ़ाया कि एक रे थी, इंसिडेंट हुई एक्स रे में, नॉर्मली वो सीधे सीधे चली गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक रे और निकली एंगल आई बनाते हुए, है ना, जिसको हमने पीछे की ओर प्रोड्यूस किया, तो ऐसा ऐसा हो गया। तो फाइनली हमें क्या फाइंड करना है बेटा? ए आई फाइंड करना है। बताइए यस की नो? फिलहाल ए आई का नाम इन लोगों ने, एपरेंट डेप्थ का नाम वाई रखा है, और रियल डेप्थ का नाम क्या ले रखा है? एक्स ले रखा है। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए, तो सारे एंगल क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो जगह आई बन रहा है, एक जगह आर बन रहा है, और यहाँ भी आर बन रहा है बाहर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं एंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में, राइट। ये देखिए दो एंगल इक्वल हैं आई आई के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल आर आर के इक्वल हैं, ये तो हमने खुद ही बना लिया। बताइए यस की नो? अब ट्रायंगल ओ ए बी में आ जाइए, बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए बी देखिए, ओ ए बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ओ ए बी में साइन आई निकालिए, साइन थीटा साइन आई इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। होता है कि नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन आई इक्वल टू, इस आई के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना बनेगा बेटा? ओ बी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है। बोलिए यस और नो? तो ए बी अपॉन ओ बी बन गया पहला। क्लियर हो गया? ये आपने निकाला साइन आई। क्लियर है बेटा? अब साइन आर निकाल दो, तो साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और अपेरेंट, ये क्या बन गया बेटा? आई बी। तो ए बी अपॉन आई बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? ये साइन आई बन गया, साइन आर बन गया। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बेटा? अगर यदि मैं बात करूं मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहां से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, एयर म्यू वाटर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे जो लाइट रे है,
वो जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से एयर में जा रही है। बोलिए यस और नो। वाटर से किस में जा रही है? एयर में जा रही है, ठीक ना? तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। ओके। हम्म। यहाँ पे जो रेज हैं वो वाटर से एयर में जा रही है, ठीक है बेटा? तो मैं लिख सकता हूँ वाटर म्यू एयर, लिख सकता हूँ, क्योंकि रेस कहाँ चल रही हैं? वाटर से एयर में। क्लियर बेटा? तो वाटर म्यू एयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर। क्लियर? इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आर क्योंकि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और रिफ्रैक्शन आर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हो गया? नाउ सो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यदि मैं इसको पलट देता हूं तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई, राइट? म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जब डब्ल्यू म्यू ए को म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू बोलते हैं तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, देखो ये डब्ल्यू म्यू ए था और ये क्या बन जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये ए म्यू डब्ल्यू बन गया। तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया बेटा? साइन आर अपॉन साइन आई, राइट? तो साइन आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली? ए बी अपॉन, ये देखिए साइन आर की वैल्यू ए बी अपॉन आई बी, ए बी अपॉन आई बी साइन आर की वैल्यू यहाँ से, और साइन आई की वैल्यू ए बी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी क्या हो गई? कैंसिल। तो ये हो गया ओ बी अपॉन आई बी। क्लियर? ओ बी अपॉन आई बी। डन। तो हमारे पास में ए म्यू डब्ल्यू कितना आ गया? ओ बी अपॉन आई बी। ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं कि ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन आई बी। ठीक है बेटा? अब डायग्राम में देखिए बेटा, जो ए पॉइंट है ओ बी अपॉन आई बी हमारे पास बना है, ठीक ना? डायग्राम में देखिए बेटा, जो बी पॉइंट है ये ए के बहुत क्लोज होता है, इतना दूर नहीं होता है। तो एज बी पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, ये जो बी पॉइंट होता है ए के बहुत क्लोज होता है, तो जहां जहां बी है बेटा वहां वहां हम ए रख सकते हैं। तो लिखेंगे एज पॉइंट बी, बी इज वेरी क्लोज टू ए। समझ में आया कुछ? वेरी क्लोज टू ए। बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज होता है सरफेस पे, तो बेटा जहां जहां बी है वहां वहां ए लिख सकते हैं। तो ये बन गया ओ ए, और ये क्या बन गया बेटा आपके पास? आई ए। क्लियर? ये बन गया ए म्यू डब्ल्यू। ये तो होता ही है ए म्यू डब्ल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? ए म्यू डब्ल्यू है ही है। अब ओ ए, ध्यान से देखिए ओ ए क्या है डायग्राम में। ओ से लेके ए, क्या ये रियल डेप्थ है कि नहीं है? ओ से लेकर के ए जो है वो रियल डेप्थ है कि नहीं है? और आई ए एपरेंट डेप्थ है कि नहीं है? तो रियल डेप्थ को हमने यहाँ पे x माना है और एपरेंट डेप्थ को क्या माना है? y माना है। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ x और एपरेंट डेप्थ y। क्लियर कि नॉट क्लियर? या इसी को मैंने बोला था, रियल डेप्थ को मैंने h कहा था और एपरेंट डेप्थ को क्या बोला था? h डैश। जो अच्छा लगे आपको, चाहे xy ले लो चाहे h डैश h ले लो, ठीक है ना? तो यदि आप एच डैश की फॉर्म में ले रहे हो, एक्स वाई की फॉर्म में पहले देख लो। तो एक्स अपॉन वाई ए म्यू डब्ल्यू है, तो वाई ऊपर आएगा, तो एक्स के नीचे क्या चला जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू चला जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। सो वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए म्यू डब्ल्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब म्यू वाटर ही तो होगा ना, कि नहीं होगा? क्योंकि एब्सोल्यूट ही तो निकलेगा एयर के रिस्पेक्ट में। यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर?
और अगर आप यदि ए म्यू डब्ल्यू एच की फॉर्म में देखें तो एच अपॉन एच डैश, तो एच डैश इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ए म्यू डब्ल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो एच डैश यानी अपेरेंट हाइट इक्वल्स टू ट्रू हाइट, रियल हाइट डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम यहाँ पे वाटर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो शुरुआत में मैंने जो आपको रटाने की कोशिश की थी डायरेक्टली, उस समय का डायग्राम देखिए, फॉर्मूला ये सीधे सीधे याद कर लें कि जो एच डैश होता है वो टोटल हाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड करने पर मिलता है, और डेरिवेशन बेटा आपका ये है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला कि ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ ऊपर चला जाएगा, ओके, एच डैश इक्वल्स टू रियल डेप्थ एच डिवाइड बाई ए म्यू डब्ल्यू यानी कि म्यू वाटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। कोई दिक्कत? तो यदि हम पानी की बात करें बच्चों, तो पानी के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ए म्यू डब्ल्यू होता है 4/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? ए म्यू डब्ल्यू जो होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो 4/3 होता है। तो फॉर्मूला हमने क्या बनाया? एच डैश इक्वल टू एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? 4/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 3 पलट के आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 3/4 ऑफ रियल एच। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, 3/4 समझते हैं कितना होता है? 75%। कितना परसेंट? 75%। समझ में आ गया? मतलब यदि एक्चुअली कोई सिक्का पानी के नीचे अगर 100 मीटर पे है तो आपको वो 75 मीटर पे दिखाई देगा, 3/4 पे। क्लियर हुआ? क्योंकि एच अगर 100 है तो उसका 3/4 3/4 उसका 75 बन जाएगा, राइट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई सिक्का पानी के अंदर एक्चुअल 100 मीटर की हाइट पे है, मतलब एच इक्वल टू डेप्थ पे, नॉट हाइट पे, डेप्थ पे है, तो एच डैश इक्वल्स टू हमने बता दिया कितना आपको? 100। एच इक्वल टू 100। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको? एच डैश इक्वल्स टू एच अपॉन ए म्यू डब्ल्यू यानी कि रियल डेप्थ अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो एच डैश इक्वल्स टू एच यानी कि 100, और ये कितना होता है भाई? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना? गलत बात, 4/3। 3/4 ना बोले बच्चों, 4/3। क्लियर? तो पलट जाएगा बेटा, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 25। आंसर हो गया 75 मीटर। मतलब जो चीज 100 मीटर पे है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगी? 75 पे। तो ये जो सिक्का 100 पे है ये आपको 75 पे दिखाई देगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब यदि आपसे यहाँ पे बोला जाए कि नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, तो नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ है? सो दैट इज इक्वल्स टू एच रियल माइनस एच एपरेंट। ठीक है बेटा? तो रियल हाइट कितनी है भाई साहब? रियल हाइट थी 100, एपरेंट कितनी हो गई? 75। तो शिफ्ट कितने का मिल गया? 25 का। आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो गैप है 25 का तो ये मिला है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कहलाता है भाई नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसकी हमने बात की थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमारा एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? यस। ये देखिए नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला एच ब्रैकेट में 1 - 1/n, एच ब्रैकेट में 1 - 1/म्यू, एन को ही म्यू बोला गया यहाँ पे। कैसे आ गया? चलिए इस भाषा को भी निकाल देते हैं हम। आपको नॉर्मल शिफ्ट बोला गया है तो आपने देखा कि नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू एच रियल माइनस एच एपरेंट, यही देखा ना आपने? नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू, जो नॉर्मल शिफ्ट मैंने आपको बताया कि भैया नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, इक्वल टू एच रियल माइनस एच एपरेंट, राइट ना? तो एच रियल तो बेटा एच ही है, और एच एपरेंट मैंने क्या बताया? एच अपॉन म्यू बता दिया, राइट? एच अपॉन म्यू या म्यू वाटर, वट जो भी मीडियम है। अब यहां से यदि आप एच कॉमन ले लेते हैं तो 1 - 1/म्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यही तो लिख दिया गया भाई साहब, 1 - 1/म्यू।
ये देखिए म्यू को ही तो एन बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को ही तो म्यू वाटर बोलते हैं ना। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो म्यू और एन के सिंबल में कंफ्यूज ना हो बच्चों, बस इनको अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बन गया, एच ब्रैकेट में 1 - 1/μ, ये निकल गया है नॉर्मल शिफ्ट। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन क्लियर हो चुके हैं, इसको जल्दी से बनाएं। चलिए बच्चों अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अगला कंसेप्ट है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा सबसे पहले समझो कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उसके बाद समझ में आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये आपके पास में बेटा मान लो एक मीडियम है, ये μ1 है और ये μ2 है। क्लियर बेटा? ऊपर वाला मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और नीचे वाले का μ2 है। क्लियर? सो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर है, और ऊपर वाला मीडियम रेयर है। क्लियर बेटा? आप जानते हैं कि जब भी रेस डेंसर से रेयर की ओर चलती हैं तो क्या होती हैं, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलिए सोनो। तो ये अवे हो गई नॉर्मल से, इतना दूर चली गई। बोलिए सोनो। ये एंगल आई है और ये आर है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर कि नॉट क्लियर? हमने आई और बढ़ाया, एक सिचुएशन आती है आई बढ़ाते बढ़ाते इतना कि रेस जो होती है इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है। ये देखिए, मतलब आर इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? यस। तो इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एंगल फॉर दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, सो क्या बनेगी लाइन, क्रिटिकल एंगल बनेगी लाइन, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं आप क्रिटिकल एंगल। इट इज डिनोटेड बाई आई सी। इसको किससे नोट करते हैं बेटा, आई सी से, क्रिटिकल एंगल। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो अगर आई सी के इक्वल हो जाता है, उस केस में जो आर होता है वो कितने डिग्री के इक्वल हो जाता है, 90 डिग्री के। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए तो बना देते हैं, आई सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपने देखा क्रिटिकल एंगल का केस क्या कह रहा था, ये नॉर्मल था, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पे लाइट आई, सो दिस इज इक्वल्स टू आई सी। ऊपर वाला मीडियम μ1 था, नीचे वाला मीडियम क्या था बेटा, μ2। क्लियर? और ये एंगल कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हैं, रेस कहाँ से जा रही है, 2 से 1 में, राइट? 2 से कहाँ जा रही है, 1 में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 2μ1, है ना, 2μ1 इक्वल्स टू साइन आई सी अपॉन साइन आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? 2μ1 इक्वल्स टू साइन आई सी अपॉन साइन आर, मतलब रेस 2 से चली 1 पे गई, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1μ2 लिख सकता हूँ प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकलिटी से। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1μ2 दैट इज इक्वल्स टू साइन आई सी अपॉन साइन आर। बेटा आर 90 डिग्री है कि नहीं है 90 डिग्री। सो 1/1μ2 इक्वल्स टू साइन आई सी अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर हो गई ना 1?
तो चलिए यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 1 के नीचे क्या चला जाएगा, साइन आई सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 1/sin IC। ओके, अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, इफ म्यू 1 इज इक्वल्स टू एयर, म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू एयर, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यस और नो? तो म्यू 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एयर के लिए क्या हो जाएगा देखिए, और सेकेंड मीडियम यदि कोई भी मीडियम है, सपोज ग्लास है या कुछ भी है या मीडियम है, सो म्यू मीडियम लिख लो इसको, बोलो हाँ है ना? सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एयर म्यू मीडियम। देखिए यहाँ 1 म्यू 2 था, तो 1 की जगह एयर और सेकंड की जगह मीडियम, तो एयर म्यू मीडियम इज इक्वल्स टू 1/sin IC, राइट? एयर म्यू मीडियम को क्या लिखा जा सकता है, म्यू मीडियम, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। नहीं आया समझ में? भाई एयर म्यू मीडियम को आप म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर ही तो लिखेंगे ना, और एयर के रिस्पेक्ट में एयर की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो म्यू मीडियम ही बनेगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1/sin IC। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बन गया फॉर्मूला आपका किसका, क्रिटिकल एंगल का। क्लियर? यहाँ से साइन आईसी की वैल्यू यदि, हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाला है, बट यदि यहाँ से आप चाहें तो साइन आईसी निकाल लें, तो साइन आईसी इक्वल्स टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो ये है हमारा क्या बन गया हमारे पास में, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो देखिए म्यू, ये देखा हमने फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू साइन सी, इन्होंने सी कह दिया है, हमने आई सी कहा है ना? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन आई सी, 1/sin IC। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो जो हमने अभी आपको बताया ये क्या था, ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन था। ये क्रिटिकल एंगल है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? बन जाएगा, ठीक ठीक है ना? इसको नोट कर लें, तो सबसे पहले ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब आइए देखते हैं क्रिटिकल एंगल के आगे क्या होगा। अभी आपने देखा कि क्रिटिकल एंगल में जब आप क्रिटिकल एंगल में किसी लाइट को इंसिडेंट कराते थे, आईसी, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, लाइट कहाँ जानी चाहिए थी, डेंसर टू रेरर। सेकेंड मीडियम डेंसर रहेगा और फर्स्ट मीडियम क्या रहेगा, रेरर रहेगा। तो लाइट को डेंसर से रेरर में जाना चाहिए, समझ में आ गया? मतलब म्यू 2 शुड बी ग्रेटर देन म्यू 1, पहली चीज। लाइट म्यू 2 से म्यू 1 जानी चाहिए और रेरर, डेंसर टू रेरर होना चाहिए, तभी लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इतना बेंड हो गई कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपने नहीं माने, आपने कहा हम इंसिडेंस एंगल और बढ़ाएंगे, लियो भाई साहब। तो अभी तक रिफ्रैक्शन कितना हो गया था बेटा, 90 हो गया था, बोलो हाँ है ना? अब अब 90 से भी ज्यादा रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब रेज जो होगी क्या उसी मीडियम में वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो इस फिनोमिनन को जब आप क्रिटिकल एंगल के ऊपर, जब आपका इंसिडेंस एंगल आई क्रिटिकल एंगल को भी पार कर जाता है, मतलब आई ग्रेटर देन आई सी हो जाता है, उस समय आर आपका 90 से बड़ा हो जाएगा, यस और नो? और आर 90 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब उसी मीडियम में वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बेंडिंग बैक इनटू सेम मीडियम। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई यूज हैं। आजकल जो भी जियो फाइबर, एयर फाइबर चल रहा है, वो इसी TIR प्रोसेस के यूज से ही चल रहा है। समझ में आया? हाँ, जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है वो इसी से चल रही है। तो ये बेटा लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई। क्लियर हो गया? सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए दो शर्तें हैं,
क्या बताया मैंने? लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो पहली शर्त क्या है? लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। क्लियर? और सेकंड मैंने क्या बताई चॉइस? सेकंड मैंने बताई कि लाइट जो है डेंसर से रेयर तो जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, मतलब आई ग्रेटर देन आई सी। क्लियर है बेटा? कहीं कहीं पर बेटा आई सी को सी बोला जाता है ओनली, है ना? जैसे एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन सी, जैसे यहाँ पे देखा आपने, ये डेरिवेशन किया गया है, इन्होंने क्रिटिकल एंगल को ओनली सी बोला है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो देखिए नॉर्मल सीन बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पहले आई था तो रेज रिफ्रैक्ट हो गई, फिर आपने इंसिडेंस और बढ़ाया, और ये देखिए, सॉरी, रिफ्रैक्शन ये था, पहले रिफ्रैक्ट ये हो गई, फिर आपने आई और बढ़ाया तो ये रिफ्रैक्ट हो गई, फिर आपने आई बढ़ाया तो क्रिटिकल एंगल पे पहुंच गया, आई इक्वल टू आई सी, तो रेज 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई। बट अगर आपने आई ग्रेटर देन आई सी कर दिया तो लाइट उसी मीडियम में वापस चली आ गई। समझ गए? क्लियर हो गया ना? पहले लाइट का पूरा पूरा पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता था, लाइट हल्की सी रिफ्लेक्ट होती थी, 10% 5%, तो उसको हम बोलते थे पार्शियली रिफ्लेक्टेड। बट ये हमारे कभी यूज की नहीं है। बट यदि आपने आई की वैल्यू आई सी से बड़ी कर दी तो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? टोटली रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपने देख लिया कि साइन सी होता है, राइट? म्यू इक्वल टू 1/sin c। म्यू इक्वल्स टू 1/sin c आपने फॉर्मूला बनाया, है ना? क्रिटिकल एंगल के लिए क्या फॉर्मूला बनाया? म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी। ठीक है ना? म्यू किसका? मीडियम का। ठीक ना? मीडियम का म्यू। सो यहाँ से साइन आई सी या साइन सी कह लो, इक्वल्स टू 1/म्यू। क्लियर? तो आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/म्यू। ठीक है? तो कहीं इनवर्स के फॉर्म में, कहीं सिंपल फॉर्म में, कहीं कॉसेक के फॉर्म में, इसको कोई कोई कॉसेक आई सी भी लिख सकता है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। क्लियर? तो किसी भी रूप में आपको बेटा फिजिक्स परेशान कर सकती है। ये देखिए यहाँ पे c इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/म्यू। c इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/म्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये जो हमने बनाया आई सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/म्यू। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलिए, तो ये पार्ट हमारा हो गया बच्चों, किसका? क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, क्रिटिकल एंगल की थ्योरी पढ़ लीजिए, जो मैंने बताया सब कुछ वही है। ठीक है? कंडीशन फॉर टी आई आर मैंने बता दिया, द रेयरेस्ट में ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, एंड सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। ये देखिए अलग अलग मीडियम दिए गए हैं, उनके लिए, सबके लिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और क्रिटिकल एंगल दिया गया है। ठीक है? मतलब इस एंगल से ज्यादा अगर आप लाइट को फेंकेंगे, इंसिडेंस कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। क्लियर हो गया? जैसे पानी के केस में अगर आपका मीडियम ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। क्लियर है बेटा? और अगर आपकी जो लाइट आ रही है, ये लाइट आपकी इंसिडेंट आ रही है, अगर ये 48 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, तो लाइट बेटा दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, लाइट उसे मीडियम में वापस आ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? डायमंड के लिए ये एंगल 24.41 है। मतलब डायमंड के केस में अगर आप 24 डिग्री से ज्यादा, मतलब आपने 25 डिग्री का भी एंगल दिया। क्लियर है बेटा? अगर डायमंड से लाइट एयर में आ रही है, अंदर का मीडियम डायमंड है और बाहर का मीडियम एयर है, डेंसर टू एयर, 24 डिग्री, जो कि बहुत कम होता है बेटा, 45 डिग्री देखो, ये बिल्कुल बीच में जाता है, ऐसे ऐसे जाता 45, इधर जितना इधर इतना। क्लियर? 45 का आधा 22.5 होता है, मतलब थोड़ा सा समहाउ यहाँ पर इतने से एंगल से हल्का सा ज्यादा आपको मिलेगा, तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसके कारण मतलब समझ में आ रहा है कि डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है आई सी, वो लगभग 24 डिग्री के आसपास है, जो कि बहुत कम है। इसके कारण लाइट जो भी 24 डिग्री से ज्यादा पे इंसिडेंट होती है, वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो इस तरीके से डायमंड के अंदर एक बार लाइट अंदर तो चली गई, वो बार बार उसका टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन होता रहता है। समझ में आ गया? बार बार, क्योंकि जितने बार भी इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी उसका एंगल लगभग 24 से तो ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि 24 एक बहुत छोटा एंगल है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जब तक उसका एंगल 24 से ज्यादा होता रहता है, तब तक वो लाइट अंदर ही टकराती रहती, बेचारी बाहर नहीं निकल पाती। समझ में आया? और यही कारण है कि डायमंड जो होता है, हीरा बहुत चमकदार होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि लाइट जाती तो अंदर अपनी मर्जी से है, मगर बाहर डायमंड की मर्जी से आती है। ठीक है ना, बाहर आना बहुत मुश्किल है। क्लियर बेटा? सो ये डायमंड की बात हो गई। अब आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बड़े गजब गजब एप्लीकेशन है। इसके कुछ एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर वन, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक प्रिज्म है जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। यहां पर देखिए, ये जो प्रिज्म है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए बी है। क्लियर बेटा कि नहीं बेटा? और ये ऑब्जेक्ट ए बी इसको 90 डिग्री का रोटेशन दे देगा। मतलब ए बी ऐसे बना हुआ है बेटा, ये ए है, ये बी है। बोलो हाँ। और थोड़े देर के बाद आपको ए बी जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो इस तरीके से दिखाई देगी। मतलब ये आपका, ये ए वाला, ये मतलब इस तरफ रोटेट हो जाएगा। तो इमेज ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये ए था, ये बी था, ये वाला पार्ट रोटेट होकर के इधर गिर गया, तो ये ए यहीं पर है और ये बी यहीं पर है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, ये ए बी है और ये बन गया ए डैश बी डैश। क्लियर? तो इसको बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के रूप में इसका यूज होता है। यहां पर देखिए कितने का रोटेशन मिला है बेटा, 90 डिग्री का। तो फर्स्ट वाले तरीके में 90 डिग्री का रोटेशन मिलेगा, और सेकंड वाले में तो भैया हद ही हो गई, 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। क्योंकि बी ऊपर था, ए नीचे था, थोड़े देर के बाद देखिए बी नीचे हो गया और ए डैश ऊपर हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब ऑब्जेक्ट यूं था और इमेज आपको यूं मिल गई। तो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का रोटेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म जो होता है, वो एप्लीकेशन होता है किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। क्लियर है? तो क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा दिया आपको, ए म्यू बी इक्वल टू 1/sin c। अब इसके बाद एप्लीकेशन ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हमने आपको बता दिया कि इसका 24.4 डिग्री होता है, जो कि बहुत कम होता है। तो लाइट फंस जाती है अंदर और बाहर नहीं जा पाती है। क्लियर? फिर इसके बाद टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म है, ये बना हुआ है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। मैं आपको फिनोमेनन समझा देता हूँ, आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं थ्योरी में। बेटा ये लाइट इंसिडेंट हुई, बताइए हाँ है ना? यहाँ पर लाइट ग्लास के लिए बेटा 45 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि ये इसका नॉर्मल होगा। अब आप देखिए कि हमने जो आपको बताया, यहाँ पर ग्लास के लिए देखो भैया, क्राउन ग्लास के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए बेटा? क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री है कि नहीं है? और हम तो 45 पे आ रहे हैं भाई साहब। 41 की जरूरत है क्रिटिकल के लिए, और 41 के ऊपर मतलब टी आई आर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टी आई आर हो जाएगा, मतलब लाइट जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बात हो रही रिफ्लेक्शन की। तो टोटली लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब 45 से आई और 45 से गई। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये लाइट यहाँ से निकल करके चली गई। राइट? सेकेंड वाला पार्ट जो बी थी, ऐसा बी के भी साथ हुआ। तो बी भी देखो 45 45 90। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ऑल टोटल बताइए, यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसको बोलते हैं टोटली इंटरनली, सॉरी, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना था? लगभग 42 डिग्री। हाँ या ना? और हमने जो इंसिडेंस किया है वो कितने पे किया है? 45 पे। और जो 45 आईसी, अपना आईसी जो है 42 है, और हमारा इंसिडेंस एंगल 45 है। तो क्लियरली आई इज ग्रेटर देन आई सी। राइट? तो क्या हो जाएगा? टी आई आर। क्या हो जाएगा? टी आई आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया? सिमिलरली देखिए, यहाँ पर ये पहली वाली रे है, फर्स्ट चली, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे हो गया कि नहीं हुआ? यहाँ पे बताइए टी आई आर। एक बार तो हुआ जनाब, दूसरे बार फिर यहाँ पे पड़ी, फिर 45 डिग्री पन में इंसिडेंट करा इसको, क्योंकि ये नॉर्मल होगा इसका। बोलिए यस और नो। और फिर से टी आई आर हो गया, तो यहाँ पर आ गई इमेज की नहीं आएगी? बताइए। तो ये ए था, ये ए डैश मिल गया। क्लियर?
इसी तरीके से बी था तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ इसका TIR, और यहाँ पे बी डैश मिल गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन प्रिज्म होते हैं। क्लियर? टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इनको बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। ठीक है। हाँ, अगला बेटा जो इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर्स। यस, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है बेटा, इसमें भी यूज होता है इसी टेक्नोलॉजी का, आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। क्लियर बच्चों? सो व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ वेरी लॉन्ग फाइन क्वालिटी फाइबर्स। अगर आपने कभी फाइबर केबल को टूटे हुए देखा है, कई बार मोहल्ले में वगैरह फाइबर वगैरह लगता है, तो आपने देखा होगा इसके अंदर से बहुत सारे करोड़ों धागे, करोड़ों तो नहीं होते हैं बच्चों, सैकड़ों होते हैं, है ना, सैकड़ों छोटे छोटे धागे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फाइबर्स हुआ करते हैं बेटा, है ना, छोटे छोटे धागे हुआ करते हैं, ये फाइबर्स होते हैं। वेरी लॉन्ग फाइन क्वालिटी फाइबर्स ऑफ ग्लास, या तो ग्लास के बने होते हैं, या एक मजबूत क्वालिटी का ग्लास होता है जिसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज। ये क्वार्ट्ज के बने होते हैं, एक मजबूत क्वालिटी का ग्लास होता है। ठीक है ना। डायमीटर ऑफ ईच फाइबर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, बहुत ही कम, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ऑर्डर 1.5। हाँ, इसका ऑप्टिकल फाइबर का तो याद रखना पड़ेगा, सबका नहीं ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है ना। द फाइबर आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए बेटा, समझिएगा क्या होता क्या है। ये बेटा अंदर जो है इसके कोर है, ठीक है बेटा, ग्लास कोर है। तो ग्लास कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, वो 1.5 होता है, जो कि ज्यादा होता है। क्लियर बेटा? और ऊपर बेटा एक क्लैडिंग होती है, ये भी एक टाइप का कवर होता है, ये ऊपर एक क्लैडिंग हुआ करती है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बेटा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.5 से ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, कम, लोअर। ठीक है ना। तो बेटा जब रेस चली तो अंदर क्या है बेटा? कोर है, कोर से चली, तो अंदर का म्यू क्या है बेटा? ज्यादा है। बोलो यस और नो। तो ये म्यू 2 हो गया। और जैसे ही ऊपर की क्लैडिंग में टकराई म्यू 1 से, तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? ज्यादा से कम की तरफ चलनी चाहिए। बोलिए हाँ है ना। और क्रिटिकल एंगल इसका IC से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही ये 45 डिग्री से ज्यादा क्रिटिकल एंगल होगा 41 से, तो बेटा ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर से यहाँ पे TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो देखिए, अंदर आपके पास में क्या है? अंदर आपके पास में कोर होता है और ये क्लैडिंग होती है। जैसे ही क्लैडिंग से ये टकराता है बाहर, ये क्लैडिंग का मटेरियल होता है, क्लैडिंग पे TIR हो जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ठीक है। हाँ, इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और लाइट बहुत दूर तक चली जाती है। समझ गए ना? जहां जहां तक आपको लाइट को पहुंचाना है, लाइट चली जाती है। कोई प्रॉब्लम? यस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बाहर जो होता है, जो अंदर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का होता है अंदर वाले का, और जो बाहर क्लैडिंग होती है उसका 1.48 होता है। ठीक ना। द फाइबर्स आर कोटेड विद थिन लेयर ऑफ मटेरियल ओके ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एक लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल होता है। क्लियर है बेटा? यस। और सबसे ऊपर बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर जैकेट होता है बेटा। बन जाएगा? तो मतलब दो तरीके के ग्लास यूज होते हैं, एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एनी प्रॉब्लम? तो ये देखा आपने, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है बेटा? तो अंदर कोर हुआ करता है और बाहर जो होता है क्लैडिंग होती है। ठीक है ना। इस तरीके से TIR होता है। बन जाएगा? क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ करता है और अंदर जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। बन जाएगा बच्चों? नेक्स्ट, अगला है मिराज। मिराज मतलब बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं दृष्टि भ्रम। क्या बोलते हैं? दृष्टि भ्रम। समझ गए ना? आंखों का धोखा, आंखों का धोखा, दृष्टि भ्रम। ठीक है बच्चों, अगर आपने गर्मी में कभी गाड़ी ड्राइव करी है, अगर आपने गर्मी में कभी गाड़ी ड्राइव करी है, तो हाईवे से आप, अब बड़ा हाईवे है, लंबा हाईवे, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को चलाए जा रहे हैं,
गर्मी के समय में आपने देखा होगा यहाँ पर आपको चमकदार पानी टाइप दिखाई देता है। कई बार देखा गर्मी में आपने अगर फोर व्हीलर ड्राइव करी है तो रोड के ऊपर ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर में पानी है। बताइए यस यस या नो? कभी फील किया कि नहीं किया, सच सच बताओ। हाँ, तो ये पानी ऐसा होता है। बट आप आगे आते हैं तो आपको दिखता है बिल्कुल पानी वानी कुछ नहीं था। क्लियर है? हाँ, तो ये जो इल्यूजन होता है, इसको इल्यूजन बोल सकते हो, है ना? आंखों का धोखा, इसे बोलते हैं बेटा, इस इफेक्ट को बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। ठीक है ना? ये क्यों होता है बेटा? इसका कारण अब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है? जैसे मान लो बेटा, ये एक पेड़ लगा हुआ है, नारियल का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है? ये नारियल का पेड़ लगा हुआ है। गर्मी का समय है। गर्मी के समय में आपको पता है जमीन गर्म होती है। बोलिए यस और नो? तो नीचे की जो एयर होती है बेटा, वो क्या हल्की हो जाती है, मतलब रेयर बन जाएगी। बोलिए हाँ है ना? और ऊपर की एयर ठंडी होती है, तो ऊपर क्या बन जाएगी? डेंस बन जाएगी। बोलिए यस और नो? अब यहां से कोई रेस चली और यहाँ पे बीच बीच में अलग एयर के अलग अलग लेवल हैं। समझ में आया कि नहीं है? नीचे रेयर रेयर एयर है। चलिए तो देखिए, जैसे यहां से कोई रेस चली, यहां पर आई। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो क्या हो गया देखिए, ऊपर क्या था? डेंसर था। नीचे क्या था? रेयरर था। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो गई? बेंडिंग बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हो गया। फिर यहाँ पे आएगी बेटा, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा एक सीन ऐसा आएगा कि अवे फ्रॉम द मतलब लाइट कहाँ से कहाँ चल रही है बेटा? डेंसर टू रेयर चल रही है। एक समय ऐसा आएगा कि चलते चलते लाइट की परिस्थिति हो जाएगी TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जैसे ही TIR होगा, ये लाइट वापस लौट जाएगी। लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी? यस और नो? ये लौट गई। मतलब पहले क्या चल रही थी? पहले डेंसर टू रेयर जा रही थी, अब रेयर से डेंसर चली जाएगी। क्लियर? अब जब रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम्म। अब ये मान लो बेटा, इस हाइट पे कोई ऑब्जर्वर है। यहाँ पर क्या है? कोई ऑब्जर्वर है इस हाइट पे, थोड़ी दूर पे। क्लियर? तो इसकी आंखों में लाइट ऐसे आ रही कि नहीं आ रही है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये लाइट देखो ऐसे आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पर कहीं पर फील करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इसकी ये वर्चुअल इमेज जो है, इस तरीके से लाइट आ रही है, यहाँ पर ये इसकी वर्चुअल इमेज फील करेगा। करेगा ना? तो ये पेड़ की जो डाल है, पत्ती है, ये इसको पेड़ इसको नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? यस और नो? और हवा चलने के कारण पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, तो ये भी पत्तियां धीरे धीरे हिलती दिखेंगी इसको इमेज में कि नहीं दिखेंगी? तो पत्तियां कब हिलती हुई दिखती हैं? पानी में। तो उसे लगेगा कि यहाँ पर क्या है? वाटर है। बट एक्चुअल में वाटर वाटर नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम, ये एल्यूजन कहलाता है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहा है। यस और नो? तो इस तरीके से जो लाइट होगी, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती जाएगी, और एक समय आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो लाइट वापस चली जाएगी। यस और नो? यहाँ पे क्या हो गया? TIR हो गया कि नहीं हो गया? और लाइट वापस जाके कि जब जैसे ही ऑब्जर्वर की आंख में मिलेगी, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? इसकी लाइन ऑफ साइट में देखेगा, और लाइन ऑफ साइट में उसे पेड़ नीचे दिखाई देगा। यस और नो? क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड मिराज। समझ गए बच्चों? ये हॉटर एरिया में होता है। समझ गए? हम्म। तो ये गर्म क्षेत्रों में ये मिराज की फिनोमिनन हुआ करती है। कोई दिक्कत?